हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय अनुराग सिंह पर। तो दोस्तों, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एक नया एपिसोड और इसमें हम लोग जानने वाले हैं क्या किण्वनीकरण के बारे में, जो कि क्लास 10th और क्लास 12 दोनों के लिए यह क्लास इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो सबसे पहले इस एपिसोड में हम लोग तीन प्रमुख चीज़ों के बारे में जानेंगे, जिनमें आपका पहला आता है किण्वनीकरण क्या होता है, और यह आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। इसके साथ हम लोग उदाहरण भी जानेंगे इसमें। इसके बाद किण्वनीकरण के प्रमुख गुण जानेंगे और किण्वनीकरण से रिलेटेड जो अभिक्रिया आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं उनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत होगी हम लोगों का इससे कि किण्वनीकरण किसे कहते हैं। तो किण्वनीकरण किसे कहते हैं, ये चीजें जानने से पहले हम लोग ये जानेंगे कि किण्वनीकरण शब्द का उपयोग किस वैज्ञानिक ने किया था। तो याद रखिएगा, किण्वनीकरण शब्द का उपयोग सर्वप्रथम लुईस पास्चर नामक वैज्ञानिक ने किया था। जबकि किण्वनीकरण में हम एंजाइमों का उपयोग करते हैं। तो एंजाइमों का संबंध किण्वनीकरण से बताने वाले दो वैज्ञानिक थे, जिनका नाम था क्या, लिबिक और बुकनर। तो इसमें दो प्रमुख चीजें आपको मिल गए कि किण्वनीकरण शब्द का उपयोग किस वैज्ञानिक ने किया था। तो लुईस पास्चर नामक वैज्ञानिक ने किया था। जबकि एंजाइमों से संबंध बताने वाले वैज्ञानिक कौन थे, तो लिबिक और बुकनर थे। इसके बाद इसमें यह भी बताया गया कि जो ये आपका किण्वनीकरण होता है, इसे हम अंग्रेजी में फर्मेंटेशन कहते हैं। और ये फर्मेंटेशन वर्ड जो है, यह एक लैटिन शब्द फीवर से लिया गया था, जहां पर फीवर का मतलब क्या होता है, उबलना। अर्थात किण्वनीकरण में जो प्रक्रिया होती है, इसके दौरान विलयन जो होता है वो उबलता है। क्यों? क्योंकि इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। और किण्वनीकरण में आपने ये देखा कि जो ये फर्मेंटेशन वर्ड था वो फीवर से लिया गया था। तो यहां पर फीवर का मतलब बुखार नहीं होगा, बल्कि फीवर का मतलब उबलने से है। लेकिन जैसा आप जानते हैं, फीवर का मतलब उसी से ये परिभाषा याद रहेगा। जैसा आप जानते हैं, कोई भी स्वस्थ व्यक्ति अगर होता है और उसे यदि फीवर हो जाता है तो उसके स्वास्थ्य में क्या आ जाती है, गिरावट। ये ना, पहले वो मजबूत होता है, फिर क्या हो जाता है, फीवर आने के बाद कमजोर हो जाता है। ठीक वही दशा किण्वनीकरण में होने वाला है कि किण्वनीकरण में होता क्या है, एंजाइम की उपस्थिति होती है और एंजाइम की उपस्थिति में जटिल कार्बनिक यौगिक टूटकर सरल कार्बनिक यौगिक में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। मैंने आपको क्या बताया कि एंजाइम की उपस्थिति होगी और इसमें क्या होगा, कोई जटिल आपका कार्बनिक यौगिक होगा, वह टूटकर किस में बदल जाएगा, सरल कार्बनिक यौगिक में। तो इसी क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, किण्वनीकरण कहते हैं। इसके आगे हम लोगों का है किण्वनीकरण के बाद कि किण्वनीकरण का उदाहरण क्या होगा। तो भोज्य पदार्थ का खट्टा होना भी किण्वनीकरण का उदाहरण है, दही का बनना भी किण्वनीकरण का उदाहरण है, और इसी प्रकार से सिरके का बनना भी किण्वनीकरण का ही उदाहरण है। तो यहां पर लिखा भी गया है आपका, किण्वनीकरण शब्द का उपयोग किसने किया था, लुईस पास्चर नामक वैज्ञानिक ने किया था। फिर किण्वनीकरण में एंजाइमों का उपयोग किया जाता है, अर्थात एंजाइमों से संबंध बताने वाले वैज्ञानिक कौन थे, लिबिक और बुकनर थे। जिसमें किण्वनीकरण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन कहते हैं। और ये फर्मेंटेशन शब्द लैटिन शब्द किससे लिया गया था, फीवर से लिया गया था। और फीवर का मतलब क्या होता है, उबलना, अर्थात यहाँ पर बॉइलिंग से है। जबकि किण्वनीकरण में आपने क्या देखा है कि एंजाइम की उपस्थिति होगी और जटिल कार्बनिक यौगिक किस में बदल जाएगा, सरल कार्बनिक यौगिक में बदल जाता है। तो इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, किण्वनीकरण कहते हैं। तो आइए इसे लिखित रूप में हम लोग देख लेते हैं कि एंजाइमों के उपस्थिति में जटिल कार्बनिक यौगिकों का सरल कार्बनिक यौगिकों में परिवर्तित होने की क्रिया को
किण्वनीकरण कहते हैं। इसके बाद इसी में हम लोग क्या देखेंगे, उदाहरण। किण्वनीकरण का उदाहरण क्या होने वाला है, तो उदाहरण के लिए आप याद रखेंगे क्या, सिरके का बनना। सिरका का बनना या दही का निर्माण या भोजन का खट्टा होना। तो इनमें आपको दिखा दिया गया क्या, किण्वनीकरण क्या होता है, तो एंजाइमों के उपस्थिति में जटिल कार्बनिक यौगिकों का सरल कार्बनिक यौगिकों में परिवर्तित होने की क्रिया को क्या कहते हैं, किण्वनीकरण कहते हैं। और इसका उदाहरण क्या होता है, तो उदाहरण होता है सिरका का बनना, दही का निर्माण या भोजन का खट्टा होना। इसके बाद आता है किण्वनीकरण के प्रमुख गुण। अब किण्वनीकरण के प्रमुख गुण क्या होते हैं, तो सबसे पहला होता है कि जब किण्वनीकरण हमें कराना होता है तो जो विलयन लेते हैं उसकी सांद्रता कितनी होनी चाहिए, 8 से 10% होनी चाहिए। ये कंडीशन है कि किण्वनीकरण के लिए जिस विलयन का उपयोग करने जा रहे हैं उसकी सांद्रता 8 से 10% होनी चाहिए। इसके बाद जिस विलयन को आप ले रहे हैं उसका पीएच मान 6 से 8 के मध्य होना चाहिए। इसके बाद जब किण्वनीकरण कराने जाते हैं तो उसके लिए अनुकूलतम ताप 25 से 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। और यह जो किण्वनीकरण की प्रक्रिया होती है, यह कौन सी प्रक्रिया होती है, तो ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया होती है। क्यों? क्योंकि इस प्रक्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है, और जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है तो वहां से क्या निकलती है, ऊष्मा निकलती है। तो यहां पर किण्वनीकरण के विशेष गुण होंगे कितने, 4। सबसे पहला कि विलयन की सांद्रता 8 से 10%। दूसरा होगा विलयन का पीएच मान 6 से 8 के मध्य। तीसरा अनुकूलतम ताप कितना होगा, 25 से 30 डिग्री सेल्सियस। और यह एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया होगी। तो आइए उनके बारे में देखते हैं, और वो भी क्या, किण्वनीकरण का क्या विशेष गुण या आपका अनुकूलतम परिस्थिति किसके लिए, किण्वनीकरण के लिए। किण्वनीकरण के लिए अगर अनुकूलतम परिस्थिति देखा जाए तो सबसे पहला अनुकूलतम परिस्थिति क्या होगा कि इस प्रक्रिया में विलयन की सांद्रता 8 से 10% होती है। फिर इसी प्रकार से आपका आता है कौन सा, दूसरा बिंदु आता है। और दूसरे बिंदु में हम लोग क्या देखते हैं कि इस प्रक्रिया के लिए पीएच मान कितना होता है, तो 6 से 8 के मध्य होता है। इस प्रक्रिया के लिए विलयन का पीएच मान 6 से 8 के मध्य होता है। इसके बाद तीसरी स्थिति आती है, और तीसरी स्थिति क्या होने वाली है, तो तीसरी स्थिति होगी कि इस प्रक्रिया के लिए अनुकूलतम ताप 25 से 30 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके बाद चौथा आता है, और चौथा क्या है, तो चौथा है यह एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया होता है। यह एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया होता है। तो यह आपको क्या मिल गया, तो यह आपको मिल गया किण्वनीकरण के क्या विशेष गुण। और विशेष गुण में आपने क्या देखा
कि इस प्रक्रिया में विलेन की सांद्रता 8 से 10% होती है। दूसरा कंडीशन आता है इस प्रक्रिया के लिए विलेन का पीएच मान 6 से 8 के मध्य होता है। तीसरा होता है इस प्रक्रिया के लिए अनुकूलतम ताप 25 से 30 डिग्री सेल्सियस होता है। और इसके बाद आता है यह एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया होती है। अब ऊष्माक्षेपी क्यों होता है? क्योंकि इस प्रक्रिया के दौरान क्या निकलता है? तो ध्यान रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। अर्थात विलेन क्यों उबलता है? क्योंकि इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा विलेन हमें उबला हुआ प्रतीत होगा, अर्थात ऊष्मा उत्पन्न करेगा। इसके बाद हम लोग जानेंगे क्या, यहां से प्रमुख रासायनिक अभिक्रिया है जो कि किण्वनीकरण से पूछे गए हैं। जिसमें पहला कौन सा पूछा गया है? तो पहला इसमें से पूछा गया है आपका क्या, सुक्रोज से स्टार्च से एथिल अल्कोहल का निर्माण। यह आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि हम स्टार्च से एथिल अल्कोहल का निर्माण कैसे करते हैं। तो कल हम लोगों ने देखा हुआ था कि डायस्टिस नामक एंजाइम जो होता है वह स्टार्च को माल्टोज में चेंज करता है और ईस्ट या खमीर से हमें माल्टेज नामक एंजाइम प्राप्त होता है जो माल्टोज को ग्लूकोज में चेंज कर देता है। और इसी ईस्ट से हमें जाइमेस नामक एंजाइम प्राप्त होता है जो ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल और किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड गैस में चेंज कर देता है। अर्थात स्टार्च से यदि एथिल अल्कोहल प्राप्त करना होगा तो सबसे पहले स्टार्च को डायस्टिस नामक एंजाइम लेके आएंगे, उसे माल्टोज में चेंज करेंगे और जब माल्टोज प्राप्त होगा तो माल्टेज नामक एंजाइम लेके आएंगे, उसे ग्लूकोज में चेंज करेंगे और ग्लूकोज को जाइमेस नामक एंजाइम की उपस्थिति में रख के उसे हम एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में चेंज कर देंगे। और इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रहा है, इसलिए यह किसका उदाहरण होगा? किण्वनीकरण का होगा। तो आइए अब देख भी लेते हैं कि क्या होगा। तो स्टार्च का सूत्र क्या होता है? तो याद रखिएगा C6H10O5 का होल N जो होता है यही स्टार्च का सूत्र होता है। और इसका हम लोग कराते क्या है? जल अपघटन कराते हैं इसके उपस्थिति में, तो डायस्टेस नामक एंजाइम के उपस्थिति में। जब डायस्टेस नामक एंजाइम की उपस्थिति में हम लोग कराते हैं तो हमें मिलता क्या है? हमें मिलता है माल्टोज, जिसका सूत्र क्या होता है? C12H22O11 और इसका नाम क्या होता है? तो इसका नाम होता है माल्टोज। और जो आपका इधर लिखा गया इसका नाम क्या है? इसका नाम होता है स्टार्च। और जैसे ही हम जल अपघटन कराते हैं हमें क्या प्राप्त हो जाता है? माल्टोज प्राप्त हो जाता है। अब माल्टोज को क्या कराते हैं? माल्टेज नामक एंजाइम के उपस्थिति में क्या कर देते हैं? जल अपघटित करा देते हैं। और जब जल अपघटित कराते हैं तो हमें क्या मिल जाता है? ग्लूकोज मिल जाता है। किस एंजाइम की उपस्थिति में? माल्टेज नामक एंजाइम के उपस्थिति में। और जैसे ही माल्टेज नामक एंजाइम की उपस्थिति में जल अपघटित कराते हैं तो हमें दो अणु प्राप्त होते हैं, किसके? C6H12O6 के। और इसे हम क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा क्या? ग्लूकोज कहते हैं। कहीं भूल के ये मत कहिएगा कि आपको माल्टोज से कहीं फ्रक्टोज भी प्राप्त होता है। अर्थात केवल माल्टोज से आपको क्या प्राप्त होता है? तो याद रखिएगा केवल ग्लूकोज प्राप्त होते हैं। अब जो ये ग्लूकोज प्राप्त हुआ है C6H12O6, इसको क्या करेंगे? हम गर्म करेंगे। किस एंजाइम की उपस्थिति में? तो जाइमेस नामक एंजाइम की उपस्थिति में। और जैसे ही गर्म करेंगे यह किस में चेंज हो जाएगा? एथिल अल्कोहल में। और एथिल अल्कोहल का सूत्र क्या होता है? C2H5OH और साथ में क्या निकलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इस प्रकार से हमें क्या प्राप्त हो गया? स्टार्च से क्या चीज प्राप्त हुआ? तो वह प्राप्त हो गया आपको एथिल अल्कोहल, जो कि आपको इस प्रश्न का जवाब मिल गया। और यह प्रश्न आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, इसलिए इसको ध्यान से देख के रखिएगा। इसके बाद इसी प्रकार से इसमें दूसरा प्रश्न भी पूछा गया है। वह क्या पूछा गया है? सुक्रोज से एथिल अल्कोहल का निर्माण। सुक्रोज से एथिल अल्कोहल का निर्माण। अब हमें सुक्रोज से
एथिल अल्कोहल का निर्माण करना होगा तो कैसे होगा, तो उसके लिए ध्यान रखिएगा, चाहे माल्टोस हो चाहे सुक्रोज हो, दोनों का अणुसूत्र समान होता है, लेकिन इन दोनों से प्राप्त होने वाला उत्पाद अलग अलग होता है और साथ ही साथ इनके एंजाइम भी अलग अलग होते हैं। यदि C12H22O11 यूज किया जाता हो, लेकिन वहां पर अगर माल्टेस एंजाइम होगा तो C12H22O11 माल्टोस होगा, और यदि इन्वर्टेज नामक एंजाइम यूज किया जाएगा तो आपका C12H22O11 क्या होगा, सुक्रोज होगा। तो आइए वो देख लेते हैं कि सुक्रोज से एथिल अल्कोहल बनाना है तो सबसे पहले सुक्रोज आता है, सुक्रोज का सूत्र क्या होता है, C12H22O11 होता है। इसका क्या कराते हैं, जल अपघटन कराते हैं, किस एंजाइम की उपस्थिति में, तो इन्वर्टेस नामक एंजाइम की उपस्थिति में कराते हैं। और जब हम लोग इन्वर्टेस नामक एंजाइम के उपस्थिति में कराएंगे तो बनेगा क्या, C6H12O6 प्लस क्या बन जाएगा, C6H12O6। C6H12O6 को क्या कहते हैं, ग्लूकोज कहते हैं, और C6H12O6 को क्या कहते हैं, तो फ्रक्टोज कहते हैं। अब ग्लूकोज और फ्रक्टोज में अंतर कैसे होता है वो भी मैंने आपको बताया है कि ग्लूकोज में एल्डिहाइडिक समूह पाया जाता है जो कि पहले कार्बन पर होता है, और फ्रक्टोज में कीटोन समूह पाया जाता है जो दूसरे कार्बन पर होता है। अब चाहे आपका ग्लूकोज हो चाहे फ्रक्टोज हो, जाइमस नामक एंजाइम रखते हैं तो यह घटित होकर एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में चेंज हो जाता है। इस प्रकार से आप क्या करेंगे, C6H12 और O6 ले लेंगे और इसे क्या कर देंगे, जाइमस नामक एंजाइम की उपस्थिति में अपघटित करा देंगे। और जैसे ही जाइमस नामक एंजाइम रखेंगे यह अपघटित होकर किस में चेंज हो जाएगा, एथिल अल्कोहल में, और साथ में क्या बना देगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। एथिल अल्कोहल का सूत्र क्या होगा, C2H5OH, और यहाँ पर जो C6H12O6 लिखा गया है यह आपका क्या है, तो ग्लूकोज है, या इसी को हम क्या कहते हैं, तो फ्रक्टोज कहते हैं। तो किण्वनीकरण जो टॉपिक था यही इसका समाप्त होता है। तो आज के एपिसोड में आपको इतना ही। यदि वीडियो सेशन पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।